ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37 देखे थे, और इस आर्टिकल 37 में बात ये किए थे कि अनुच्छेद 37 या आर्टिकल 37 ये कहती है कि राज्य को मार्गदर्शन दिया गया है, राज्य को जो है एक आदेश दी गई है निदेशक तत्वों द्वारा कि जब भी आप कोई विधि बनाएंगे, जब भी आप कोई लॉ बनाएंगे, उस लॉ को बनाने से पहले आप निदेशक तत्व के सिद्धांत को समाहित करना जरूरी है। मीन्स यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन योर लॉ। ये अनुच्छेद 37 में आर्टिकल 37 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 36 का एक दूसरा भाग भी है, उसको भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मूलाधार शब्द जो है, सिद्धांत जो शब्द है, उस पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ये निकालते हैं कि यदि संविधान ये कहता है कि आप कोई भी विधि बनाएं, इसमें इस सिद्धांत को समाहित करें, मीन्स दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, तो पहला निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि नीति निदेशक तत्व कोई नैतिक उपदेश नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई उपदेश नहीं दी जा रही है। दीज आर नॉट मॉरल प्रिसेप्ट्स, ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है। इट इज अ मैंडेटरी ऑर्डर, इट इज अ पॉजिटिव मैंडेट। ये एक निश्चित समादेश है। आप आम भाषा में आदेश बोलेंगे, लेकिन ये कहिए कि ये एक निश्चित समादेश है। ये शब्द लिखिए, निश्चित समादेश है। और आपके संविधान में, भारत का संविधान जो है, इसमें मानव अधिकार की बात की गई है। भारत के संविधान में ह्यूमन राइट्स की बात की गई है, और यही मानव अधिकार संबंधी उपबंध आपके नीति निदेशक तत्व में है। मीन्स योर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर पॉजिटिव मैंडेट्स and it is part and parcel of the human rights provisions of the constitution। तो पहला निष्कर्ष ये है कि सिर्फ इसको नैतिक उपदेश समझने की गलती मत कीजिए। These are not moral precepts। और चूंकि मानव अधिकार का जो प्रावधान है, मानव अधिकार संबंधी जो उपबंध है, वो आपके संविधान में इसी नीति निदेशक तत्व में भी मिलता है। तो इस अभिन्न अंग को आप समाहित करें। ये एक निश्चित समादेश के रूप में संविधान बनाने वाले, भारत की नीति बनाने वालों को दिया है। तीसरा, जो बात निष्कर्ष निकलती है अनुच्छेद 37 से, कि ये कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दीज आर नॉट लीगल राइट्स। यदि मान लीजिए नीति निदेशक तत्व के सिद्धांत को कोई राज्य अपने विधि में नहीं डालती है, तो एक नागरिक होने के नाते आप इसको न्यायालय में नहीं जा सकते। अब देखिए, ऐसा क्यों? अभी महामारी का समय चल रहा है, कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है, आर्थिक संकट है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो सरकार इनको मदद करती है। लेकिन सरकार यदि मदद करती है तो उसके संसाधन पे निर्भर है। ये 500 भी दे सकती है, 500 रुपए से भी मदद कर सकती है, 5000 रुपए से भी मदद कर सकती है, लेकिन ये मदद निर्भर करता है कितना आपके पास संसाधन है। व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टैंडिंग।
और यदि कोरोना में अमरिंदर को 500 के जगह 5000 नहीं मिला तो अमरिंदर इस आधार पे कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो मानव अधिकार संबंधी उपबंध है, ये जो नैतिकता के आधार पे जो सरकार कदम उठा रही है, ये आपको कानूनी अधिकार नहीं देता। सो तीसरा निष्कर्ष ये है कि ये कानूनी अधिकार नहीं देते हैं। चौथा, ये विधायिका को भी कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है। इट डज नॉट बेस्टो एनी पावर ऑन द लेजिस्लेचर। ये आपके मौलिक अधिकार को हनन करने के लिए ये सरकार के पास औजार नहीं है। सरकार इसको अपने पास औजार के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकती है कि जिससे कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन कर दे, जिससे कि वो आपके मौलिक अधिकार को खत्म कर दे। तो अनुच्छेद 37 जो है 4 निष्कर्ष कहती है। पहला कि ये कोई नैतिक उपदेशी मत समझिए भैया, These are not your only moral precepts. दूसरा कि मानव अधिकार का उपबंध है इसमें। It contains provisions of human rights. So you have to include it. It is mandatory for you to include it. एक समादेश है, आपको समाहित करना होगा अपने विधि में। लेकिन यदि आप समाहित नहीं कर पाते हैं संसाधन के आधार पर या किसी और भी आधार पर, तो कोई नागरिक या कोई व्यक्ति आपको कानून के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता। यदि आप इसको एक यंत्र मत समझिए, एक ही औजार मत समझिए। राज के लिए हिदायत है कि इसको कोई औजार मत समझिए जिससे कि आप किसी का मौलिक अधिकार खत्म कर दें। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट में 1957 में 1957 में एक केस हुआ था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दुराई राजन। मद्रास राज बनाम चंपाकन दुराई राजन 1957 में आपके वर्कबुक में, आपके नोट्स में दिया हुआ है कि यदि कोई कानून बनता है एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दैट लॉ कैनॉट बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। That law cannot be declared ultra virus if it is inconsistent with the principles mentioned in Part 4 of the Constitution. कहने का मतलब कि कोई विधि बनता है, यदि कोई विधि बनता है और वो निदेशक तत्व से असंगत होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई कारण नहीं बनता है कि ऐसे विधि को अधिकारित घोषित किया जा सके। इसको अधिकारित घोषित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट मद्रास राज बनाम चंपाकन दुराई राजन केस 1957 में दी थी। यह कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चे? इस कॉन्सेप्ट समझ में आया जो हम बात कर रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ संविधान ये बात कर रही है कि ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है, इसको समाहित कीजिए, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि यदि असंगत हो जाए निदेशक तत्व से तो सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ऐसा क्यों भाई? कथनीय करने मंत्र क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि निदेशक तत्व के अंश को कार्यान्वित करने के लिए संसाधन की जरूरत होती है। दूसरी जरूरत को कि दूसरी चीज है कि हम लोग बात करते हैं निदेशक तत्व से सामाजिक क्रांति की,
तो सवाल उठता है कि समाज उसको किस हद तक अपनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भारत आजाद हुआ था और 1950 में जब संविधान अस्तित्व में आई थी, तो निदेशक तत्व में यह प्रावधान था कि 14 साल के बच्चों के लिए एक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा दिया जाए, क्योंकि उस समय सरकार के पास बहुत सारी चुनौती थी, आर्थिक विषमता थी, हम लोग आर्थिक सुस्ती, गरीबी के दौर से गुजर रहे थे। रोटी, कपड़ा और मकान ये मूलभूत आवश्यकता थी। ऐसे स्थिति में पढ़ाई की बात नहीं सोची जा सकती। लेकिन जैसे जैसे भारत का विकास हुआ, जैसे जैसे भारत के पास अपना संसाधन आया, आज यही नीति निर्देशक तत्व आपका मौलिक अधिकार बन गया। तो संसाधन के आधार पर भी नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित किया जा सकता है। द फंक्शंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जब पैसा रहेगा ही नहीं तो न्यायालय क्या कर लेगी। दूसरा चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की यदि हम लोग बात करते हैं तो सवाल ये उठता है कि समाज जो है इस परिवर्तन के लिए तैयार है कि नहीं है। तो जो परिकल्पित सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो आप परिकल्पित आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, समाज स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, ये क्वेश्चन। इसमें राज्य क्या कर लेगी? यदि डंडा मार के काम कराएगी तो फिर तो ये डिक्टेटरशिप हो जाएगा, तानाशाह हो जाएगा। तो सेकेंड रीजन इज द रेडीनेस ऑफ द सोसाइटी टू एक्सेप्ट द सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, वेदर द सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। और इसके कारण आप इसको न्यायालय में, सरकार को कटघरे में नहीं खड़े कर सकते। ये बातें 1957, ये केस जो है 1957 का हुआ। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ कुछ बदलाव आते गया, और आगे हम लोग एक डिसीजन देखेंगे कि क्या बदलाव आता है। एनीवे, यदि हम लोग नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर संविधान सभा में यह बात कहे थे कि भैया नीति निर्देशक तत्व को पूजनीय घोषणा मत समझिए, डोंट टेक इट एज अ पायस डिक्लेरेशंस। एक पूजनीय घोषणा, जिसको पूजा करने वाली घोषणा, बहुत अच्छा घोषणा है, ऐसा मत समझिए, ऐसा समझने की गलती मत कीजिए, क्योंकि ये अनुदेशों के दस्तावेज हैं, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, ये कागज है जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये अनुदेश के दस्तावेज हैं। और किसके लिए है? कल होके भविष्य में जो भी लोग सत्ता में आएंगे उन्हें इस दस्तावेज को आदर करना ही है। मीन्स whoever comes to power or whoever captures power, they have to respect this instrument of instructions. ये संविधान में डॉक्टर B.R. अंबेडकर कह गए। तो सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 37 में हम लोग फिर नॉन जस्टिएबिलिटी क्लॉज क्यों लगाएं? हिंदी में समझिए, अनुच्छेद 37 में जो आपका नीति निर्देशक तत्व है उसको आप न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त क्यों रखें? अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान दिया गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 37 में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से नीति निर्देशक तत्व को मुक्त रखा गया है। तो इसका आंसर यह है कि
यदि ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है तो बार बार न्यायपालिका जो है राज्य को निर्देश देगी कि आप सही से कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, आपके कर्तव्य में नीति निर्देशक तत्व नहीं आ रही है। और नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए दो चीज कम से कम बहुत जरूरी है। एक है फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आपके पास संसाधन होना चाहिए, और दूसरा रेडीनेस ऑफ द पीपल। आपको जो सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, जो आर्थिक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो समाज कितनी तत्पर है इसको स्वीकार करने के लिए। टू वॉट एक्सटेंड द सोसाइटी इज रेडी टू एक्सेप्ट इट। तो इसी कारण अनुच्छेद 36 में जो है नॉन जस्टिसिएबिलिटी क्लॉज या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त रखने का खंड दिया गया है। बट स्टिल आपका जो नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान का प्रभावी भाग है, संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देशिका में जो प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में हमारे संविधान निर्माता जो एक संकल्प लिए थे कि भारत एक लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य बनेगा, भारत एक लोकतंत्रात्मक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को प्राप्त करेगा, वो उसका माध्यम ही नीति निर्देशक तत्व है, उसका वाहन ही नीति निर्देशक तत्व है। सो द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट as set out in the preamble of the constitution can only be made possible through the directive principles of state policy। और हम लोग जानते हैं कि आपके उद्देशिका में सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति लाने की एक सपना था, एक सपना संजोया गया था। So these dreams of social and economic revolution can be set forth only through the directive principles। अब हम लोग चलते हैं कि अनुच्छेद 36, हम लोग अनुच्छेद 37 किए। अब अनुच्छेद 37 के बाद आता है आपका अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 आर्टिकल 38 आपके संविधान में क्यों है, क्या तर्क है, क्यों अनुच्छेद 38 दी गई है बात? तो अनुच्छेद 38 आपके संविधान में इसलिए है, और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एस. हेगड़े द्वारा हम लोग जो है तर्क सुनेंगे, और वही तर्क हमारा आधार बनना चाहिए। तो पहला तर्क, जस्टिस हेगड़े 4 बात कहें, और जस्टिस हेगड़े की जो 4 बात है, पहली बात वो ये कहे कि आपके यहां जो फंडामेंटल राइट्स है, जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, संविधान में जो मौलिक अधिकार है, इसका क्या उद्देश्य है? तो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का उद्देश्य यह है कि एक समतावादी समाज का सृजन हो, सारे लोग समान हो, जो भी नागरिक हों वो बिना उत्पीड़न के यहां रहें, जो भी नागरिक हों उनको हर एक तरीके का प्रतिबंध से मुक्ति मिले, और जो भी यहाँ के लोग हैं उनको स्वतंत्रता सुलभ हो। ये बातें जस्टिस हेगड़े कहें कि ये मौलिक अधिकार का उद्देश्य ये है। सो द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट एज
viewed by Justice Hegde was that India wants to create an egalitarian society, समतावादी समाज का सृजन हो, create an egalitarian society, to free all citizens from coercion, हर एक व्यक्ति को उत्पीड़न से मुक्त किया जाए, या टू फ्री एवरी सिटीजन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन बाय सोसाइटी, हर एक नागरिक पे किसी तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, एंड टू मेक लिबर्टी अवेलेबल टू ऑल, जो आपकी स्वतंत्रता है सबको सुलभ हो। ये बात की गई आपके जस्टिस के.एस. हेगड़े द्वारा। अब निदेशक तत्व का व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल निदेशक तत्व का प्रयोजन ये है, उद्देश्य ये है कि सामाजिक लक्ष्य को निर्धारित किया जाए, आर्थिक लक्ष्य को निर्धारित किया जाए और उसको तुरंत प्राप्त करने के लिए एक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया जाए, एक अहिंसक सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया जाए। कुछ लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके लिए मनरेगा जैसा कार्यक्रम आए। कुछ लोगों के पास आवास नहीं है रहने के लिए, तो अटल बिहारी वाजपेयी आपके आवास योजना लाया जाए। कोरोना काल में खाने को नहीं है तो सरकार उनके खाने का प्रबंध करे। तो हेगड़े के अनुसार, जस्टिस हेगड़े के अनुसार, न्यायमूर्ति हेगड़े के अनुसार आप सामाजिक लक्ष्य को निर्धारित करें, आर्थिक लक्ष्य को निर्धारित करें, और ये जरूरी है कुछ लोगों के लिए या सब लोगों के लिए, और इसको लक्ष्य को पूरा करना है अहिंसक सामाजिक क्रांति द्वारा। यही नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टू फिक्स सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स फॉर इमीडिएट अटेनमेंट, तुरंत। अभी लोग भूख से मर रहे हैं, आप इसके लिए 5 वर्षीय योजना ना बनाएं, तुरंत उनके अकाउंट में पैसा भेजें, दाल रोटी का इंतजाम करें। तो सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स फॉर इमीडिएट अटेनमेंट बाय ब्रिंगिंग अबाउट अ नॉन वायलेंट सोशल रेवोल्यूशन। और नीति निदेशक तत्व के जो सामाजिक लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, जो आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करेंगे, जिसको कि तुरंत पूरा करना है, इससे क्या होगा कि जो आम आदमी है भारत के, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। मीन्स दिस सोशल रेवोल्यूशन will seek to fulfill the basic needs of the common man। और जिस दिन आपका समाज, जिस दिन आपका राज्य, जिस दिन आपका सरकार ऐसे करेगी, तब आपके समाज में, समाज का जो सांचा ढांचा है वो बदल जाएगा, एक रचनात्मक समाज बनेगा, एक प्रोग्रेसिव समाज बनेगा। तो जस्टिस हेगड़े का ये कहना था। और अंत में चौथी बात जो जस्टिस हेगड़े कहें कि इट एम्स एट मेकिंग द इंडियन मासेस फ्री इन अ पॉजिटिव सेंस। ये धरती, ये भारत माता का लक्ष्य यही है, ये नीति निदेशक तत्व का लक्ष्य यही है कि इस धरती माता में, इस भारत माता में, मदर इंडिया में जो भी जनता रहती है वो सही अर्थों में स्वतंत्रता को महसूस करे। और ये 4 पॉइंट जो जस्टिस हेगड़े कहे हैं, उन्हीं के द्वारा यही आपके नीति निदेशक तत्व को जो है
महत्व को, इट अंडरलाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो अनुच्छेद 37, उसका प्रावधान, उसका नॉन जस्टिसिबिलिटी क्लॉज और जस्टिस हेगड़े के निष्कर्ष से आज का हम लोग डिस्कशन जो है हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें एक मिनिमम 2 क्लास और लगेगा जब हम लोग आर्टिकल 38 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे, और अंत में हम लोग जो हैं उद्देशिका, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के संबंध को पढ़ेंगे। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी इन ग्रेट डिटेल आर्टिकल 38, 39, 40 onwards, and we'll take at least 2 more classes to complete this topic. हम लोग पॉलिटी में बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, अब सिर्फ 4-5 ही टॉपिक और बचा है जो हम लोगों को करना है। फिर से यदि आप जो भी नोट्स पढ़े हैं, जो भी नोट्स आप पढ़े हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी क्लासेस किए हैं, यदि सबका नोट्स है तो आई डोंट थिंक कि आपको ये तो क्लास ऑब्वियसली हम लोग बीपीएससी मेंस को लेके चल रहे हैं, लेकिन जितना हम लोग पढ़ चुके हैं अभी वो आपको यूपीएससी का जो 15 अगस्त के बाद जो हम लोग यूपीएससी पीटी पे जो हम लोग अपना अप्रोच को केंद्रित करेंगे, उसके लिए ये ज़रूरी हो जाएगा। सिर्फ एक और आपको मार्गदर्शन चाहिए जिससे कि हम लोग को ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ विल हैव अ नेक्स्ट पार्ट जिसमें कि हम लोग अनुच्छेद 38 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।